So in the previous class, we have already discussed about Chaucer's life and the age of Chaucer. So the basic thing और summing up the iconic events, क्या क्या चीजें हो रही थी उसमें, तो जो चीजें चौसर के टाइम पीरियड पे सबसे पॉपुलर है उसमें एक चीज तो ये था कि जॉन विक्लिफ ट्रू ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल. इट इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक इवेंट दैट हैपेंड इन द एज ऑफ चौसर. विलियम लैंगलैंड का जो वर्क है पियर्स प्लॉमन, इट इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर. कैन एनीवन प्लीज टेल मी द पब्लिकेशन ईयर ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्क? सो इट केम इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड. आफ्टर चौसर में ये सारी चीजें होती हैं. और ये जो पूरा का पूरा मिडिल इंग्लिश पीरियड है उसमें क्या क्या चीजें हुई, ये मतलब अगर आप 4-5 पॉइंट में सम अप करना चाहें तो यही सारी चीजें हैं. जॉन विक्लिफ का ट्रांसलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. विलियम लैंगलैंड पियर्स प्लॉमन इज आल्सो अ वेरी ग्रेट वर्क. एंड चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स, द मैग्नम ओपस ऑफ चॉसर, इज इम्पॉर्टेंट. प्रिंटिंग प्रेस का आना गुटेनबर्ग में 1440 इज एन आइकॉनिक इवेंट, इज वन ऑफ द आइकॉनिक इवेंट. और इंग्लैंड अब अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं था, वो एज अ नेशन इमर्ज कर चुका था. अब वो एक पूरी तरीके से एक राष्ट्र, एक स्टेट, एक देश के रूप में आ चुका था. और चूंकि इसके तुरंत बाद जब चौसर के बाद एक नया टाइम, एक रेनेसा रिफॉर्म होगा और धीरे धीरे एक स्टेबल गवर्नमेंट, क्योंकि अभी तक चौसर के पीरियड में हमने बहुत क्लियरली डिस्कस किया है कि इट वाज अ पीरियड ऑफ अनस्टेबिलिटी. चौसर को भी हमने देखा कि 2-3 किंग्स के मतलब he lived under the reign of almost 3 kings, and I hope you remember the names of those king. कोई बताना चाहेगा कौन से 3 किंग, और वो भी क्रोनोलॉजी में प्रॉपर? कैसे था? एडवर्ड हेनरी? नहीं 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 एडवर्ड हेनरी? नहीं 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 एडवर्ड रिचर्ड रिचर्ड। हाँ। हाँ, रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर. हम्म, ठीक है, हेनरी फोर कब आया था? ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि चौसर लिव्ड अंडर द 3 monarch. Basically the point is it was a time of great instability, but after Chaucer we can see that England was emerging as a nation. And इंग्लैंड जो है वो पूरी तरीके से एक नेशन के रूप में इमर्ज किया. और द डिस्कवरी ऑफ द न्यू वर्ल्ड एंड द बिगनिंग ऑफ कॉलोनाइजेशन, और इसके बाद ही चूंकि 1600 के आसपास ये 1500 तक चौसर का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है. मिडिल इंग्लिश पीरियड भी आपका जो है वो 16th सेंचुरी की शुरुआत में लगभग खत्म माना जाता है. सो इन द विद द बिगनिंग ऑफ 16th सेंचुरी अ पीरियड ऑफ कॉलोनाइजेशन हैपन. लोग जो है सी वॉयजेस पे जाने लगे, नई डिस्कवरी होने लगी, सी रूट डिस्कवर होने लगे. और कॉलोनाइजेशन का जो पूरा प्रक्रिया है वो इसी दौरान इंग्लैंड जो है वो सबसे दुनिया का सबसे पावरफुल नेशन की तरह इमर्ज करने लगा. इट वाज नॉट अ सिंगल डे इवेंट, एक पूरा टाइम लगा इस पूरे प्रोसेस में, बट इंग्लैंड जो है वो पूरी तरीके से इमर्ज किया. सो दिस इज व्हाट हैपेंड आफ्टर चौसर्स एज. तो अब सम अप करें आफ्टर चौसर्स की चीजों को या मिडिल इंग्लिश पीरियड को, तो वी कैन सम अप द मिडिल इंग्लिश पीरियड इन दीज 5 to 6 पॉइंट्स, which is the Wycliffe translation of the Bible, William Langland Pierce Plowman, Geoffrey Chaucer Canterbury Tales, printing press, England as a nation, and now the discovery of new worlds and the beginning of colonization. So this is what happened. आज की क्लास बेसिकली यहां से शुरू होगी. द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ट्रेसिंग द ओरिजिन एंड अर्ली इन्फ्लुएंस. तो आज की क्लास लिटरेचर पे कम और लैंग्वेज पे ज़्यादा है कि किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इमर्ज हुआ, और कैसे एक ऐसे टाइम में, पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि इंग्लिश वाज ऑलमोस्ट अ डेड लैंग्वेज एंड इट वाज ऑलमोस्ट अ मिरेकल दैट हाउ इंग्लिश लैंग्वेज सर्वाइव्ड एंड बिकेम द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेज इन इंग्लैंड. तो ये हमने डिस्कस किया ही था पिछले क्लास में, आप वो चीज़ें देख सकते हैं एक बार फिर से. सो इंग्लैंड इज बॉर्न फ्रॉम एंग्लो सेक्शंस, और यही एंग्लो सेक्शन से ये टर्म आया इंग्लैंड. एंड देन कम्स द एंगल लैंड्स विच लेटर ऑन बिकेम इंग्लैंड. बट इंग्लिश लैंग्वेज एग्जिस्ट बिकॉज द एंग्लो सेक्शन डिड नॉट विन अगेंस्ट द नॉर्मन. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एंग्लो सेक्शंस जीत जाते तो इंग्लैंड का लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होता. नॉर्मन्स जीत गए, फ्रेंच लैंग्वेज आया, और फ्रेंच के बाद फिर इंग्लिश लैंग्वेज किस तरीके से एक नए फॉर्म में आती है, ये चीज ऑलमोस्ट ए मिराकल था. सो द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द जर्नी फ्रॉम एन ऑब्सक्योर जर्मेनिक डायलेक्ट टू अ ग्रेट ग्लोबल लैंग्वेज और टू अ ग्लोबल लैंग्वेज.
तो किस तरीके से एक सिंपल सा, एक बहुत ही अजीब बेढंग तरीके का जर्मेनिक डायलेक्ट एक बस डायलेक्ट हुआ करता था, और किस तरीके से वो ग्लोबल लैंग्वेज बना, विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो द अर्लीस्ट फॉर्म, सॉरी, so the earliest form is almost like a dead foreign language now Beowulf. इस चीज को भी समझना है, which I have repeated several times, कि ओल्ड इंग्लिश में जो इंग्लिश यूज की जा रही थी और आज जो हम लोग इंग्लिश यूज करते हैं, दोनों में कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है. मतलब इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ फॉरेन लैंग्वेज फॉर अस. द ओल्ड इंग्लिश इज ऑलमोस्ट लाइक अ न्यू लैंग्वेज फॉर अस. आज की जो इंग्लिश यूज की जा रही है और ओल्ड इंग्लिश टाइम पे जो इंग्लिश यूज की जा रही थी, दोनों बहुत ही डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट है. एग्जाम्पल, बेउल्फ जो टेक्स्ट है वो जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, however it is considered old English, but still it has very less resemblance from the contemporary English. So miraculous survivals, ups and downs, closely connected with conquest, social religious trajectory, ये सारी चीजें, मतलब किस तरीके से वो इंग्लिश लैंग्वेज. एक कारण ये भी था कि इसमें बहुत सारे, मतलब अलग अलग लैंग्वेज के वर्ड्स मिक्सअप होते रहे, ब्लेंडिंग हुई, वर्ड फॉर्मेशन अलग तरीके से हुआ, और इंग्लिश लैंग्वेज का फ्लेक्सिबल होना ही उसके सर्वाइवल के लिए, उसके इमरजेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा. सो क्लासिफाइंग इंग्लिश एंड इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बिलोंग्स टू द जर्मेनिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, अगर आप इसको देखेंगे, एंड इमर्ज फ्रॉम द वेस्ट जर्मेनिक डायलेक्ट. फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए ये दो चीज बहुत याद रखने की जरूरत है. हम लोग इंग्लिश इतना पढ़ते हैं, बट कई बार पीपल फॉरगेट और पीपल डोंट नो दैट हाउ इंग्लिश इमर्ज्ड एंड फ्रॉम विच ग्रुप ऑफ लैंग्वेज इट बिलोंग्स. तो इट बिलोंग्स टू द जर्मेनिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज एंड इट इमर्ज्ड फ्रॉम द वेस्ट जर्मेनिक डायलेक्ट. तो ये किस ग्रुप से इंग्लिश लैंग्वेज आता है, वो जर्मेनिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज है, और जिस डायलेक्ट से ये इमर्ज हुआ वो वेस्ट जर्मेनिक डायलेक्ट है. नाउ कमिंग टू किस तरीके से ये चीजें हुई, रीजन फॉर चेंज. क्या रीजन रहे कि इंग्लिश लैंग्वेज आ गया? तो बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल रीजंस रहे कि सोसाइटी उस तरीके से बदल रही थी. ग्रामर और साउंड सिस्टम इसका थोड़ा सा फ्लेक्सिबल था, और जो भी लोग पावर में आए धीरे धीरे उनकी अपनी लैंग्वेज इंग्लिश बनती गई. और खास तौर पे मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो इंटेलेक्चुअल सेंटर्स थे, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, उसने इंग्लिश को एस्टैब्लिश करने में, एज ए स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करने में बहुत बड़ा रोल एक तरीके से प्ले किया. तो इसको भी ध्यान में रखना है. और जो लिंग्विस्टिक इन्फ्लेक्शंस थे, इन्फ्लेक्शन रेफर्स टू कि पहले क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति लंदन में रह रहा है तो वो अलग लैंग्वेज, मतलब सेम लैंग्वेज का जो साउंड सिस्टम है या जो प्रोनाउंसिएशन है या जो स्पेलिंग है वो अलग यूज कर रहा है. मतलब ऐसा समझो कि कोई अगर चेंज लिख रहा है CHANG, तो लंदन में कोई व्यक्ति लिख रहा है CHANG, बट वही कोई कंट्री साइड का व्यक्ति जो है वो उसमें एक ई भी लगा रहा है. तो ये जो इन्फ्लेक्शंस थे, ये जो वेरिएशंस थे, मतलब आई वाज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, जरूरी नहीं है चेंज, हालांकि वैसा नहीं लिखा जा रहा था, मैं बस एक एग्जांपल से इसको समझा रहा हूँ. तो ये जो इन्फ्लेक्शन है धीरे धीरे कम हुए बिकॉज ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज स्टैंडर्ड, और वो जो आपको एक, सॉरी आई एम गेटिंग अ कॉल, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. तो वी वे आर बेसिकली डिस्कसिंग कि किस तरीके से इन्फ्लेक्शंस कम हुए. तो अलग अलग जगहों पे जो अलग अलग साउंड सिस्टम या अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग स्पेलिंग का जो इन्फ्लेक्शन था वो कम हो गया. और जो मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज है वो इतने सारे लैंग्वेजेस का एमलगमेशन है, या आप इसको कह सकते हो मिक्सचर है बेसिकली. सो अभी की जो इंग्लिश लैंग्वेज की वोकेबलरी है उसमें लैटिन लैंग्वेज से के वर्ड्स 29% है, फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड भी 29% है, और जर्मेनिक लैंग्वेज जो इसका सोर्स लैंग्वेज भी है वो उसके 26% है. बाकी अदर लैंग्वेज जिसमें हिंदी वगैरह भी आता है, हिंदी संस्कृत के भी कुछ एक टर्म्स, तो अदर लैंग्वेजेस के 6% है, एंड 6% फ्रॉम द ग्रीक, एंड डिराइव फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स 4%. तो ये एक टोटल, एक इस तरीके से आप देखेंगे कि इंग्लैंड एक ऐसा जगह रहा बेसिकली जहां पे बहुत सारे अटैक्स हुए. रोमन्स ने अटैक्स किया, एंगल्स आए, नॉरेमन्स आए, जर्मेनिक ट्राइब्स आए, वाइकिंग्स आए. तो इस, और इंग्लैंड के यहाँ के जो ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स थे केल्ट्स, उन्हीं को भगा दिया गया. तो इस तरीके से इंग्लैंड की वोकेबुलरी और इंग्लिश लैंग्वेज की जो वोकेबुलरी है वो प्योर नहीं रह गई. इट हैज अ मिक्सचर एंड अमेलगमेशन ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस,
उसमें लैटिन इंक्लूड है, उसमें फ्रेंच है, उसमें जर्मैनिक है, उसमें बाकी अदर लैंग्वेजेस है, ग्रीक लैंग्वेजेस हैं, प्रॉपर नाउन से बना है। एंड वेरी लिटिल इन्फ्लुएंस ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स केल्ट्स, और जो वहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे केल्ट्स, उनका इन्फ्लुएंस बहुत कम है। So basically, it is a mixture of various languages. तो English language is a mixture of various languages। और Celtic language जो वहाँ पे हुआ करती थी, जो वेलिस, आयरिश, गेलिक या कॉर्निश, ये सब वर्ड्स बहुत कम रहे इंग्लैंड में। और आज के डेट में हालांकि आयरलैंड की लैंग्वेज आयरिश और स्कॉटलैंड में गेलिक लैंग्वेज के वर्ड्स आपको मिलते हैं, बट स्कॉटलैंड और आयरलैंड में भी इंग्लिश लैंग्वेज इज क्वाइट डोमिनेंट। Still you can find the words from that particular dialect which is Irish and Gaelic। तो ब्राइथन और गेल्स दो ट्राइब थे, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ऑलरेडी। सो दिस इज द आउटलाइन बेसिकली, द रीजन फॉर चेंज एंड मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज। ये परसेंटेज आप लोग ध्यान रख लीजिएगा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के, सबसे ज्यादा और सबसे कम तो ग्रीक से सबसे कम है, लैटिन का और फ्रेंच का परसेंटेज सबसे ज्यादा है 29, उसके बाद जर्मैनिक, एंड देन ग्रीक इज लेस। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि किस तरीके से वाइकिंग्स का क्या इन्फ्लुएंस रहा, क्योंकि वाइकिंग्स लोग वहां पे आए थे। तो वर्ड्स फॉर डेथ एंड डिस्ट्रक्शन जैसे बैरेक, क्लब, रैंसेक, स्कैटिंग, स्लॉटर, ये सब जो वर्ड्स हैं, दीज आर द वर्ड्स ऑफ वाइकिंग origins। मेनी वर्ड्स सेंट्रल टू इंग्लिश civilized culture, बाइला, हेदन, लोन, सागा, हस्बैंड, ट्रायल, सेल, so these are the words which are from Viking origins। and words for animal and landscape also, बहुत सारे adjectives बनाए गए जैसे flat, happy, low, ugly, weak, wrong। verbs like want, call, cut, die, take। nouns like leg, skin, skull, sky, Thursday। I'm just reading it out because these are just factual information which you have to understand and which you have to mug up basically, कि what are the influence of Vikings and which are the words which are of Viking origins। तो words such as syndrome replaced by R। कैनिंग्स का भी इन्फ्लुएंस रहा। कैनिंग्स इज ए कंपाउंड एक्सप्रेशन विथ मेटाफोरिकल। कैनिंग्स क्या होते हैं? कैनिंग्स का मतलब क्या होता है? कई बार क्या होता है ना कि एक सिंगल वर्ड के लिए एक पूरा का पूरा फ्रेज इस्तेमाल करना, दैट थिंग इज नोन एज कैनिंग्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉडी को बोन हाउस बोला जाए, सो बोन हाउस इज बेसिकली ये फ्रेज कि बोन का घर वो बॉडी है, तो बॉडी इज अ सिंगल वर्ड। So for a single word, when you are using a compound expression with metaphorical meaning, बेसिकली तो आप अगर किसी एक शब्द की जगह पे एक लंबा सा फ्रेज इस्तेमाल कर रहे हो जिससे वो, मतलब जैसे आप बहुत सारे एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे ब्लड को अगर आप लाइफ लिक्विड कह रहे हो, तो ब्लड इज अ सिंगल एक्सप्रेशन, और उसकी जगह पे एक सिंगल वर्ड की जगह पे आप एक कंपाउंड एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो लाइफ लिक्विड की, जीवन का लिक्विड। तो किसी चीज को अलग तरीके से डिनोट किया जाए, इसको केनिंग्स कहते हैं। सो केनिंग्स इज अ लिंग्विस्टिक टर्म विच रेफर्स टू अ कंपाउंड एक्सप्रेशन विथ मेटाफोरिकल मीनिंग। तो ऐसे केनिंग्स बहुत इस्तेमाल होते थे उस टाइम पे। जैसे ये कुछ पॉपुलर केनिंग्स है विच यू नीड टू नो, मे बी लिंग्विस्टिक के एग्जामिनेशंस में या एग्जामिनेशन में लिंग्विस्टिक वाले पैटर्न से। जैसे ब्लड को वाउंड सी भी कहा गया, ऑनर को माइंड्स वर्थ, वाइफ को गर्ल ऑफ द हाउसेज, सी को वेल रोड, सिप को वॉर स्वाइन, सन को स्काई कैंडल कहा जाना, और विंड को ब्रदर ऑफ द सीज, ब्रीदर ऑफ द सीज, बेसिकली ब्रीदर ऑफ द सीज इज विंड। सो दीज एक्सप्रेशंस आर नोन एज कैनिंग्स। तो ये आपको पता होने चाहिए। नाउ कमिंग टू आफ्टर द अराइवल ऑफ नॉर्मन्स, जस्ट गिव मी a point। So we were discussing about the story of English language। We have done these three things कि कहाँ से origination हुआ। Now coming to the point, we have understood the influence of Vikings कि Kennings क्या चीजें होती थी, and then coming to the point कि what happened, फीचर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, इसको समझना है थोड़ा सा कि क्या चीजें ओल्ड इंग्लिश में थी। तो मैंने ये पहले आपको बताया कि देयर वाज नो सिंगल और अगली स्पेलिंग सिस्टम। जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया था, जब तक
यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश नहीं हुई थी, कोई एक स्टैंडर्ड स्पेलिंग सिस्टम नहीं था। एक ही वर्ड को अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लिखा और बोला जा रहा था। Heavy use of inflection, so this is what we know as inflection, ending that indicate grammatical function, कोई grammar exist नहीं था। Flexible word user due to inflection, muscular quality in word, short, direct and forceful, writing system runs and Romans alphabet, ग्रामेटिकल जेंडर इन नाउन एंड एडजेक्टिव लाइक मेनी यूरोपियन लैंग्वेज। अच्छा, जेंडर का होना, जैसे हिंदी लैंग्वेज में भी क्या होता है कि पर्टिकुलर चीज कोई अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी है तो उसको आप मैस्कुलिन या फेमिनिन बनाते हो। फॉर एग्जांपल एनीथिंग, हिंदी लैंग्वेज में भी या बहुत सारे ऐसे यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी होता है कि नाउन और एडजेक्टिव को भी हम मैस्कुलिन या फीमेल की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, जैसे गाड़ी जो है तो वो गाड़ी को आप फीमेल ट्रीट करते हो कि गाड़ी चली गई। ठीक है, जबकि जो ट्रक है तो बड़ा है तो वो मैस्कुलिन हो जाता है कि ट्रक आ रहा है। या किताब जो है, जो बुक है, जैसे किताब हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ तो वो फेमिनिन है। तो इस तरीके से ये चीजें तो इंग्लिश में भी, हालांकि इंग्लिश में आजकल नाउन और एडजेक्टिव मतलब बहुत सारे जो एडजेक्टिव हैं या कुछ ऐसी चीजें, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम अब उसका जेंडर डिसाइड नहीं करते हैं, उसको मैस्कुलिन या फेमिनिन नहीं बनाते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए ही और सी नहीं होता है आज के डेट में इन कंटेम्प्ररी ग्रामर, बट इनिशियली ग्रामेटिकल जेंडर इन नाउन एंड एडजेक्टिव्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल। और केनिंग्स का खूब इस्तेमाल हुआ ओल्ड इंग्लिश में, स्ट्रॉन्ग वर्ब चेंज इनटू वीक वर्ब, और ग्रामेटिकल जेंडर जैसे नेस लगा करके ये हैंड, ये यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे हैंड और नाइट जो है ये फेमिनिन है, फुट और डे जो है वो मैस्कुलिन है, वाइफ और वेमेन को न्यूटर जेंडर में रखा गया था। ड्रिंक जो है वो स्ट्रॉन्ग वर्ब है, जिसका इस तरीके से अगर फॉर्म चेंज हो रहा है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो अगर फॉर्म इस तरीके से चेंज हो रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है। और वीक वर्ब जिसमें सिर्फ ईडी लगा करके चेंज हो रहा है तो उसको वीक वर्ब की कैटेगरी में रखा गया था। So this was the type of grammar that was being used, or that was concerned with the old English period and middle English period. तो ये चीजें आपको बेसिकली समझनी है। तीन चार चीजें, पहला, इन्फ्लेक्शन बहुत ज्यादा था, कोई सिंगल स्पेलिंग सिस्टम नहीं था। सेकंड चीज, बहुत सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी जेंडर इंक्लूड किया जाता था, ग्रामेटिकल जेंडर, मतलब उसके लिए ही और सी इस्तेमाल होते थे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द यूज ऑफ कैनिंग्स, एंड कैनिंग्स एज आई रेफर्ड कि कंपाउंड एक्सप्रेशन का यूज किया जाना। अगर आप कंपाउंडेड एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो कि जैसे सी के ये विंड के लिए ब्रीदिंग ऑफ सी, इस तरीके का, ब्लड के लिए लाइफ, ब्लड ब्लड के लिए यूज किया गया, वाइफ के लिए जैसे जो यूज किया गया कि विमेन ऑफ द हाउस और गर्ल ऑफ द हाउस, तो कैनिंग्स आप यूज कर रहे हो। एक सिंगल वर्ड के लिए एक फ्रेजल एक्सप्रेशन का यूज किया जाना, ये बहुत हो रहा था। और वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया था, स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब। वीक वर्ब वो वर्ब थे जिनमें ईडी लगा करके उनका V2 और V3 बनाया जा सकता था, वो वीक वर्ब थे। और स्ट्रॉन्ग वर्ब वो थे जो फॉर्म बदलते थे, जैसे गो, वेंट, गॉन, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब हो गया, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब हो गया। और वीक वर्ब जो है वो वॉक, 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 तो ईडी लगा करके। तो ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड पे ये चीजें चल रही थी। कमिंग मिडिल इंग्लिश आने के साथ साथ क्या हुआ कि फ्रेंच लैंग्वेज वहां पे आया, क्योंकि नॉर्मन्स आए थे और बाकी लोग के आने से फ्रेंच आया, और इट वाज अ बिग लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस। ग्रामर रूल्स अब धीरे धीरे इजियर हुए, स्पेलिंग अभी भी इनकंसिस्टेंट ही थी, और ओल्ड इंग्लिश बिगेन टू लूज द कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट कल्चर। तो मेटाथेसिस एक चीज आया, स्पेशल साउंड चेंज, रीअरेंजिंग ऑर्डर। मेटाथेसिस का मतलब क्या है कि जैसे पहले आस को AKS लिखा जाता था तो उसको बदला गया, एक्स को आस किया गया, ब्रेड को बर्ड किया गया, एक्सियन को आस्क किया गया, थ्रू को थ्रू किया गया। तो ये फ्रेंच के आने के बाद बहुत सारे जो साउंड जिनको प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल था, उसका ऑर्डर चेंज कर दिया गया। तो द स्पेशल साउंड चेंज इन रीअरेंजिंग द ऑर्डर इज नोन एज मेटाथेसिस। ये सब टर्म्स आप याद रखिएगा, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि कैनिंग्स क्या है। तो कैनिंग्स बहुत सारे, एक सिंपल एक्सप्रेशन के लिए एक कंपाउंड एक्सप्रेशन देना कैनिंग्स है। मेटाथेसिस क्या है? तो स्पेशल साउंड चेंज रीअरेंजिंग ऑर्डर, इट इज मेटाथेसिस। तो आस्क का एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं, ये आस्क का आस्क हो जाना, ब्रेड का बर्ड हो जाना, एक्सियन का आस्क हो जाना, थ्रू का थ्रू। तो ये स्पेलिंग चेंज मिडिल इंग्लिश पीरियड में होने लगे ओल्ड इंग्लिश से।